गुड मॉर्निंग। संस्कृत व्याकरण। व्याकरण से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने व बोलने की कला सीखते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। वर्णमाला, वर्ण अर्थात अक्षर, लेटर, पत्र, रंग, जाति। वर्ण के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ हम वर्ण को अक्षर के रूप में देखेंगे। माला का अर्थ होता है गजरा, श्रृंखला, कोई लड़ी आदि। अब वर्णमाला, वर्णों के क्रमिक या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण्यते, अभिव्यंजते व लघुतमो ध्वनियेन सा वर्णा। इसका अर्थ होता है वर्ण्यते, अभिव्यंजते व लघुतमो ध्वनि। लघुतम मन सबसे छोटी ध्वनि जो होती है, जिसके अभिव्यंजते और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, जो अखंडित हो, वही वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे रामः, हम देखते हैं रामः। रामः में र, अ, म, अ और स यानी विसर्ग, 5 वर्ण आते हैं। अब इन 5 वर्णों के और अधिक हिस्से ना किए जा सके, यही वर्ण कहलाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। संस्कृते इदानीं 50 वर्णानां प्रयोगः भवति। संस्कृत वर्णमाला में 50 वर्ण होते हैं। इन 50 वर्णों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। ते मुख्यतः भाग त्रयेण विभक्ता सन्ति। ठीक है। अब इसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं स्वर। स्वर वर्ण यानी वॉवेल्स। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, वह वर्ण जो स्वयं विराजित होते हैं, अर्थात जो स्वयं उच्चारित होते हैं, जिनको किसी अन्य वर्ण की सहायता न होती है, वही स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ऋ और बड़ा ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से ये 13 हुए। अब स्वरों में, स्वरों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर अर्थात शॉर्ट वावेल। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि और ली। ऋषि और ली, ये 5 वर्ण आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। दीर्घ स्वर होते हैं आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 वर्ण दीर्घ स्वर होते हैं, 5 वर्ण ह्रस्व स्वर होते हैं। इस प्रकार 8, 5, 13। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन वर्ण, कॉन्सोनेंट्स। व्यंजते वर्णांतर संयोगेन द्योत्ये ध्वनि विशेषो येन तद व्यंजनम। अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चारित न होकर स्वर की सहायता से हों, व्यंजन वर्ण या हल वर्ण कहलाते हैं। अब यहाँ देखो, हम स्वर वर्णों को अच वर्ण कहते हैं, अच, और व्यंजन वर्णों को हल कहते हैं। ये हल और अच प्रत्याहार हैं, पाणिनि के द्वारा जो 14 सूत्र बताए गए हैं उनमें से। ठीक। अब इसका अर्थ होता है
जो वर्ण स्वयं उच्चारित न होकर किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन या हल वर्ण कहलाते हैं। ठीक। अब व्यंजन को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। इसमें हम सबसे प्रथम देखेंगे स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श यानी छूना, इन वर्णों को बोलने पर मुंह में कहीं ना कहीं स्पर्श किया जाता है जुबान के द्वारा। वर्गीय व्यंजन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ग में लिखे हुए होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 × 5 = 25। ठीक। अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन भी 2 प्रकार के होते हैं, अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, स, स, ह। ये 4 4 8। ठीक। अब हम आयोगवाह। आयोगवाह वह वर्ण होते हैं, इन्हें इंग्लिश में कमिश्नर कहते हैं, साधिकार प्रतिनिधि, जिनको कि अपना प्रतिनिधित्व करने का पूर्ण अधिकार होता है। इसके अंतर्गत आते हैं अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली और उपध्मानी, 4 वर्ण। अनुस्वार सबसे पहले, जिसका कि नाक उच्चारण करने पर नाक से ध्वनि निकलती है, वह अनुस्वार होते हैं। इसको एक बिंदु लगाकर प्रदर्शित किया जाता है वर्ण के ऊपर, इस प्रकार से। और विसर्ग वर्ण के पीछे 2 बिंदु लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें बोलने पर ह की ध्वनि निकलती है, जैसे रामः, बालकः ऐसे। जिह्वामूली, क और ख के पहले लगाए जाने वाला चिन्ह जिह्वामूली कहलाता है, और प और फा के पहले लगाया जाने वाला चिन्ह उपध्मानी कहलाता है। जिह्वामूली जीभ के मूल भाग से निकलने वाला वर्ण है, और उपध्मानी जाति बोधन का या गुणार्थ शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे क के पहले अर्ध विसर्ग जैसा ऐसा चिन्ह होता है, वो जिह्वामूली होता है। ख के पहले भी होता है। ठीक। ऐसे क और ख 2 वर्णों में इसका उपयोग किया जाता है। और प, फ, ये 2 वर्णों के पहले भी अर्ध विसर्ग का उपयोग किया जाता है, ये उपध्मानी कहलाते हैं। इस प्रकार से अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली और उपध्मानी 4 वर्ण। कितने वर्ण हुए? 4 वर्ण। अवर्गीय व्यंजन 4 और 4 8, य, र, ल, व, श, स, स, ह, 4 और 4 8। 25 हमारे वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और 13 स्वर। कितने हो गए? 8 4 12 5 17 18 19 20। 0 हासिल 2 आते हैं, 2 2 4 और 1 5। ये 50 वर्ण हमारे संस्कृत वर्णमाला के हुए। ठीक है। लेकिन अब इसमें देखो, स्वर और व्यंजन वर्णों के अलावा हमने यहाँ आयोगवाह पढ़ा, जिनका कि बिना योग वाले। आयोगवाह का मतलब होता है बिना योग वाले, जिनका कोई योग नहीं है, जिनका कोई जोड़ नहीं है वर्णमाला में। तो इन वर्णों का प्रयोग भी देखा है। इनके अंतर्गत अनुस्वार, विसर्ग और जिह्वामूली, उपध्मानी, ये 4 वर्ण आते हैं, जिनको कि प्रत्याहार सूत्रों में इनका योग नहीं है। पाणिनि के जो प्रत्याहार सूत्र हैं उनमें इनका कोई योग नहीं है। ठीक। वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, आयोगवाह वर्णों के अतिरिक्त भी कुछ वर्ण होते हैं, जिन्हें हम संयुक्त वर्ण या अन्य वर्ण के नाम से
जानते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, प्र, इस प्रकार के अन्य वर्ण होते हैं जिन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण अर्थात दो या अधिक वर्णों से युक्त। जैसे क्ष तो आपका क प्लस स प्लस आ के योग से बनने वाला वर्ण है। त्र है आपका त र प्लस अ, त्रा। ज्ञानी का है आपका ज, य और अ। स्र है आपका श, र प्लस अ। प्र है आपका प, र और अ। इस प्रकार कई वर्ण बनाए जा सकते हैं, इसलिए इन वर्णों को, संयुक्त वर्णों को भी वर्णमाला में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है।